हेलो, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज एसबी और मैं डॉक्टर पी बहादुर के साथ राइटर हूँ, तकरीबन 20 बुक्स में, और पिछले 12-13 सालों से आईआईटी केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। अब बिल्कुल स्टार्ट में तुम्हें बता देना चाहते कि इसमें और आईआईटी केमिस्ट्री में जो हम स्कूल में पढ़ते हैं, जो आईआईटी में पढ़ते हैं, उस पर बेसिक फ़र्क क्या है। बेसिक फ़र्क ये है कि किताबों के अंदर हम सीधी सीधी बातें पढ़ते हैं, उसके एनालिसिस नहीं करते, जबकि आईआईटी के अंदर सवाल हर बार नए आते हैं, हर बार नए सवाल होते हैं, नए क्वेश्चंस होते हैं, उनको डील करने का तरीका अलग होता है। जैसे कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 4s1 3d10, लॉजिक क्या लिखते, रीजन क्या पढ़ा है, रीजन पढ़ा है कि हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड configurations are more stable than partially filled. अब हम इन चीज़ों पे इतने यूज टू हो जाते हैं कि इसके बाहर सोचना ही बंद कर देते। ये हमारा 3D सीरीज है। इफ़ यू गो फॉर द 4D सीरीज, जस्ट एक सीरीज नीचे, वहां हमें ऐसे कॉन्फ़िगरेशन में मिल जाने हैं। अब इन कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर हम ये हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड के कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हाफ फील्ड आता है D5 के ऊपर। D7 D8 ये ना तो हाफ फील्ड है ना ही कंप्लीटली फील्ड है, तो इन्हें कैसे एक्सप्लेन करना है। और ये ना ही हमारी सीबीएसई की बुक में मेंशन कर रखा है, वहाँ सिर्फ इतना लिख रखा है कि ये एक्सेप्शन होते हैं 41 to 48, एटॉमिक नंबर 41 to 48, 47 ही कह लो, दे डोंट फॉलो अबाउ प्रिंसिपल। लेकिन वो फॉलो क्यों नहीं करते? अगर वो फॉलो नहीं करते तो ये एक्सेप्शन क्यों है भाई? अगर हमने लिखा कि हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड मोर स्टेबल होते, तो फिर एक सीरीज नीचे ही इतनी डेविएशंस क्यों आ गई? इसके लिए आंसर है कि कॉपर किसी स्कूल में जाके उसने केमिस्ट्री तो नहीं पढ़ा होगा कि उसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होना चाहिए। हमें केमिस्ट्री डेवलप करना है जो इन चीज़ों को जस्टिफाई कर सके कि इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा क्यों है और इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा क्यों है। और ये जो हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड की बात है, इट्स ए कोइंसिडेंस ओनली। द एक्चुअल आंसर इज द डाइपोल मोमेंट। हम डाइपोल मोमेंट के बेसिस पे डिसाइड करते कि डी में कितने इलेक्ट्रॉन आने हैं। और अगर डाइपोल मोमेंट बता रहा कि उसमें इलेक्ट्रॉन होने चाहिए D7, तो हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वॉन ने क्या कहा था। वी हैव टू अरेंज द थियरी, वी हैव टू अरेंज द कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन इज नॉट गोइंग टू चेंज अकॉर्डिंग टू द थियरी। ओके, कॉपर से रिलेटेड एक दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। कॉपर से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है हमारे पास कि कॉपर 1 पॉजिटिव और कॉपर 2 पॉजिटिव। कॉपर 1 पॉजिटिव में क्या लिखते, 4s0 3d10। कॉपर 2 पॉजिटिव में क्या लिखते, 4s0 3d9। जो हमने पढ़ा है पहले से, उसके अकॉर्डिंग विच शुड बी द मोर स्टेबल कंपाउंड, कॉपर 1 और कॉपर 2। अगर हम रूल्स के हिसाब से पढ़े तो कॉपर 1 इज मोर स्टेबल देन कॉपर 2। क्यों? इसके पास कंप्लीटली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, इसके पास पार्शियली फील्ड है। लेकिन अगर ये बातें तय है तो फिर कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? हम जब कॉपर सल्फेट लिखते हैं तो यहाँ पे कॉपर 2 पॉजिटिव में होता है, ना कि कॉपर 1 पॉजिटिव में। तो कॉन्फ़िगरेशन कहता है कॉपर 1 पॉजिटिव स्टेबल होना चाहिए, फॉर्मूला कहता है कॉपर 2 पॉजिटिव स्टेबल होना चाहिए। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है, इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है कि कॉपर 2 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल इन एक्वस मीडियम।
more stable in aqueous medium. And more precisely, it is copper 1 positive which undergoes disproportionation reaction in aqueous medium. So we can get copper 1 positive in the solid state, but we can't get copper 1 positive in the aqueous condition. और ये रीजन है कि तुमने पढ़ा होगा कॉपर 1 पॉजिटिव के सॉल्ट भी हम इस्तेमाल करते हैं, मगर कहाँ, सैंडमेयर रिएक्शंस के अंदर में CuCl, वहाँ देखा होगा लिखा होता है एनहाइड्रस, क्योंकि अगर हमने एक बूंद पानी डाला तो कॉपर 1 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव और कॉपर में डिस्प्रपोर्शनेट कर जाना है। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमें IIT के हिसाब से पढ़ना है, क्योंकि हम जब स्कूल में पढ़ते तो ना इन चीज़ों को ना तो इतना एनालाइज करने जाते, ना ही हमारे दिमाग में ये बातें आती है कि अगर कॉपर 1 पॉजिटिव का फॉर्मूला ये है तो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला ऐसा कैसे हो सकते हैं। ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है ये IIT के अंदर बहुत ज़्यादा पूछे जाते, और पहली बार में तो बच्चे की समझ में ही नहीं आता कि उसने पूछा क्या है, और जो वो कॉमनली आंसर जानते वो आंसर गलत होते। हमें थोड़ा रुक कर एनालाइज करना है, और पूरी केमिस्ट्री हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे एनालिसिस के मोड में, ठीक है। जो तुमने पढ़ा है उसके हिसाब से देखते चीज़ें सही है या गलत है। स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट से। ये केमिस्ट्री का बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है, और IIT में इसके ऊपर सीधे क्वेश्चंस कम आते हैं। इसे सॉल्यूशन के साथ, काइनेटिक्स के साथ, थर्मोकेमिस्ट्री के साथ और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ ऐड करके पूछते हैं। अगर हमारे पास इसकी साउंड इन्फॉर्मेशन नहीं है तो शायद हम चीज़ों को सॉल्व भी नहीं कर सकते। अभी तुम्हें बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो तुमने बचपन में पढ़ा है, मोल क्या है। तुमने बचपन में पढ़ा होगा मोल इट्स ए नंबर टू रिप्रेजेंट 6.023 into 10⁻23 एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। ये वो डेफिनेशन है जो हर एक बुक में लिख रखी है, लेकिन यहाँ पे दो सवाल जनरेट होते हैं। पहला, इतनी बड़ी नंबर तो हमारे काउंटिंग सिस्टम के अंदर है ही नहीं, तो फिर इसे काउंट किसने करा, और काउंट भी करा तो इसकी बेसिक लॉजिक क्या थी। तुम देखोगे हमारे यहाँ काउंटिंग सिस्टम है 10⁻15 तक, इसने काउंट कर रखा है 10⁻23 तक। और अगर तुम्हें लगता है कि कोई आदमी मैनुअली इसे काउंट कर सकता है तो ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल बातें हैं। तुम एक बार चेक कर लो, अगर हम 1 सेकेंड में 2 काउंट करते हैं तो हम 1 घंटे के अंदर ये, 1 मिनट के अंदर ये काउंट करेंगे, 1 घंटे के अंदर ये काउंट करेंगे, 24 आवर्स के अंदर ये काउंट करेंगे, 365 डेज में ये, और अगर इंसान 100 साल जिंदा रहा तो ये काउंट कर लेंगे। इन सबको ऐड कर दो, ये अप्रॉक्सीमेटली 10⁻9 आ जाने हैं। यानी अगर हम 1 सेकेंड में 2 काउंट करें और पूरी ज़िंदगी सिर्फ काउंट ही करें, काउंटिंग सीखने का भी टाइम ना हो, तो हम 10⁻9 तक काउंट कर सकते हैं। लेकिन ये सिस्टम कहाँ तक है, 10⁻23 तक। यानी हमारी 10⁻14 जनरेशन्स पार हो जाएगी सिर्फ इस नंबर को काउंट करने के अंदर। इससे ये तय है कि किसी अवोगाड्रो ने ये नंबर काउंट तो नहीं करा होगा, और हम इस नंबर को चैलेंज भी नहीं कर सकते इतनी आसानी से, क्योंकि नंबर बहुत बड़ा है। अगर किसी ने कह दिया आप इसे काउंट कर लो मैनुअली, तो हम काउंट भी नहीं कर सकते। तो पहला सवाल ये है कि इतना बड़ा नंबर उसने इतना बड़ा नंबर सेलेक्ट क्यों करा। आंसर ये है, अवोगाड्रो ने एक एक्सपेरिमेंट करा, उस एक्सपेरिमेंट में ये नंबर आ गया। उसके पीछे लॉजिक क्या है, हम किसे काउंट करना चाह रहे हैं, हम काउंट करना चाह रहे हैं एटम्स को, जिसका एवरेज साइज कितना होता है 10⁻−10 मीटर। हमारी आंखें छोड़ो, कोई माइक्रोस्कोप नहीं है जो इसे आज की डेट में भी देख सके। जब हम इसे देख ही नहीं सकते तो फिर काउंट कहाँ से कर सकते।
बल्कि केमिस्ट्री में हम इसे काउंट कर रहे हैं, इसकी वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं, इसकी मास मेजर कर रहे हैं। पहली नज़र में ये बात बड़ी फनी सी लगती है कि हम जिसे देख नहीं सकते उसे हम काउंट करके बता रहे हैं कि कितने हैं, हम उसे मेजर करके बता रहे हैं कि कितने हैं। अवोगाड्रो ने यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करा। इसने एक इतना बड़ा नंबर सेलेक्ट करा कि वो जो प्रॉपर्टी है इट शुड बी मेजरेबल, हम उसे देख सके, महसूस कर सके, रियलाइज कर सके। क्योंकि मार्केट में चीज़ें हमें बेचनी है, हम किसी से कह नहीं सकते कि तुम एज्यूम कर लो यहाँ पे 4 कैल्शियम के एटम्स हो सकते हैं, तो फिर वो खरीदेगा कैसे। अवोगाड्रो ने स्टार्ट भी यहीं से करा। उसने कहा कि भाई ये नंबर है जो इतने सेट को रिप्रेजेंट करता है, और इसके लिए हम जिस बेसिक चीज़ की बात कर रहे हैं उसका साइज है 10⁻⁻10 मीटर। इतना तय था कि अगर हम इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो जो कुछ भी वैल्यू आएगा उसे हम रियलाइज कर सकते हैं, उसे हम महसूस कर सकते हैं, उसे हम वेट कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट आता कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोल। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोल। तो मोल की कोई यूनिट नहीं हो सकती, क्योंकि मोल इटसेल्फ इज ए नंबर। मोल इटसेल्फ इज ए नंबर, सो इट डजंट हैव any unit। तीसरी बात है, चलो ये मान लिया कि बहुत छोटे एटम्स थे, उनको देखने के लिए एक बड़ा सा नंबर लिया, इसकी कोई यूनिट भी नहीं होती, तो इसका यूज क्या रहा, हम इसे यूज क्यों करते केमिस्ट्री के अंदर। इसकी स्टार्टिंग हुई एटॉमिक वेट के साथ, क्योंकि मोल का मतलब होता है, मोल के जो तुमने डेफिनेशंस पढ़ रखे होंगे वो 3 डेफिनेशंस है। मोल इज इक्वल टू गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट और एटॉमिक वेट और आयनिक वेट। ये पहला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला है गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाई 22400 ml। लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ गैस के लिए वैलिड है, ओनली फॉर गैस। हम इसे सॉलिड और लिक्विड के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। तीसरा फॉर्मूला गिवन नंबर बाय अवोगाड्रो नंबर। तो स्टार्ट ही करना है वेट के साथ। ये 3 फॉर्मूले हैं जिनका इस्तेमाल करके हम मोल से निकाल रहे हैं। हमें स्टार्ट करना है गिवन वेट के साथ। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा एटॉमिक वेट है क्या। एटॉमिक वेट का मतलब जो तुम जानते हो, इट इज वेट ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और हमने बचपन से क्या पढ़ा है, सोडियम इज 23 टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन। और ये एजम्पशन से तो हमने क्या करा, सोडियम को हाइड्रोजन को 1 ले लिया और सोडियम को 23 ले लिया। और ये बहुत ही फनी सा ऑब्जर्वेशन है। अगर मान लो किसी ने कहा या मैंने ही कहा कि भाई मेरा वजन तुमसे 2 गुना ज़्यादा है, इसका ये मतलब होता है क्या कि तुम्हारा वजन 1 kg और मेरा वजन 2 kg? ऐसे नहीं होता। लेकिन हम इन चीज़ों को एज्यूम करते हैं। हमने ये मान लिया कि सोडियम 23 ग्राम होना है और हाइड्रोजन 1 ग्राम होना है। ये एजम्पशन से बेसिक लाइफ में चल जाता है, साइंस की दुनिया में नहीं चलता। तो
एक सवाल जो पहले से था वो बार बार रीजनरेट होता रहा कि ठीक है सोडियम 23 टाइम्स भारी है, लेकिन हाइड्रोजन का अपना वजन कितना है, एक हाइड्रोजन का बेसिक वेट क्या है। फिर लोगों ने कहा कि ठीक है पहले ये तो मालूम होना चाहिए कि हाइड्रोजन का बेसिक वेट कितना है, क्योंकि जब तक हाइड्रोजन का वेट नहीं मालूम हम उसे स्केल बना के बाकी चीज़ों को कैसे मेजर कर सकते। तो लोगों ने एक लॉजिक लगाया। लॉजिक क्या लगाया, 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। इनका वेट कितना है, इनका वेट है 1 ग्राम। हमें किसका वेट चाहिए, हमें वेट चाहिए एक एटम का। एक एटम का वेट कितना ना 6.023 इंटू 10⁻23 और ये वैल्यू कितनी होती है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो पहले लोग इस बात से परेशान थे कि हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का वेट कितना होगा, और जब वेट आ गया तो इस बात से परेशान कि उसे मेजर कैसे करना, क्योंकि हम 1 मिलीग्राम का हजारों हिस्सा आज मेजर नहीं कर सकते। ये तो 10⁻24 है और इतने छोटे वेट को हम आज मेजर नहीं कर सकते। तो प्रैक्टिकली लोगों ने इसे 1 मान लिया और इसे रेफरेंस लेके बाकी सारे एलिमेंट्स का हम वेट निकालते चले गए। अब जो एक फनी सी बात है, अगर हम ये मान ले इसको इसके बेसिक फॉर्म में हम ले ले तो एक सोडियम क्लोराइड इसका वेट आता है 58.5 ग्राम। अगर हम 1 स्पून NaCl उठा ले, अगर हम इस चीज़ को बेसिक, इस चीज़ को हम तुम्हें यही समझाना चाह रहे हैं कि अगर हम इसे एज इट इज ले तो इसके कितने सारे फनी सेंस बन जाते हैं। तो एक सोडियम क्लोराइड का वेट होगा 58.5। अगर हमने 1 चम्मच भी उठा लिया तो उसमें ऐसे 100 तो होंगे ही होंगे, तो फिर वजन हो जाएगा करीब 58.5 इंटू 10⁻², इतने ग्राम आ जाने हैं। अगर हम 2 अंगुलियों से एक टीस्पून NaCl उठा रहे तो हमारी अंगुलियां हैं या वो क्रेन है। अगर हमने थोड़ा ज़्यादा नमक उठाना है तो फिर तो और भी फनी से सिचुएशन बन जाने हैं। तो हम तुम्हें यही समझा रहे हैं कि ये जो चीज़ें हम एज्यूम कर लेते ये इतने ग्राम होते हैं, ये एक मिसकंसेप्शन है। अगर इतने ग्राम हो जाता तो एक चम्मच नमक उठाने के लिए 2-3 लोगों की ज़रूरत हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं होता, उसे हम अंगुलियों से उठा सकते हैं। उसके पीछे लॉजिक ये है कि एक्चुअली जिसे हम 1 मान रहे हैं वो इतना छोटा होते। इन 3 क्वेश्चंस के ऊपर, इन 3 फार्मूलों के ऊपर अगर हम कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं तो देखो उसे सॉल्व कैसे करना है। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन से फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स इन फॉलोइंग केस। ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, 580 ml of O2 at STP। तीसरा 200 ml of CO2। फोर्थ वन 3 into 10⁻22 atoms of helium, atoms of helium। पहले का आंसर क्या होगा? पहले का आंसर हम फॉर्मूला यूज करेंगे। हमने तुम्हें तीनों फॉर्मूले बताए थे, वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, नंबर बाय नंबर। ये बड़े ही सीधे से ऑपरेशन से 10/10 ये हमारा वेट बाय वेट है। क्या करना है? गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, ये फॉर्मूला यूज करना है। गिवन वेट कितना है? 10 ग्राम। कैल्शियम कार्बोनेट का वेट कितना होगा? चेक कर लो, ये 100 आने हैं। कैसे 100 आने हैं? कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन, ये 40 ग्राम, ये 12 ग्राम, ये 16 × 3, इन सबको ऐड कर दो, आंसर आ जाने 100। क्या आंसर आएगा फिर इसका? 0.1 मोल। ये आंसर है, आने हैं 0.1 मोल।
तो पहले का आंसर है 0.1। अगर हम दूसरे का आंसर निकालें क्या आएगा, यहाँ पे इसने वॉल्यूम दे रखा है, हम वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितने 580 ml डिवाइडेड बाई 22400 ml, ये आंसर आना है। वैसे ही हम थर्ड भी करेंगे, तो थर्ड का क्या आंसर आएगा 200 ml बाई 22400 ml। तुम्हें क्या लगता है सही आंसर है? ये गलत है। क्यों गलत है भाई? क्योंकि ये फॉर्मूला वैलिड कहाँ पे है? एसटीपी के ऊपर। यहाँ कहीं एसटीपी लिखा है? नहीं लिखा है ना। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अगर ऐसे सवाल आ जाए आईआईटी के अंदर तो हमें ये चेक करना होता है कि हम एक फ्लो के अंदर ना बना दें इन चीज़ों को। अब यहाँ पे एसटीपी नहीं दे रखा है, इसके आंसर से डाटा इनसफिशिएंट, उसे बताना पड़ेगा कौन से टेम्परेचर के अंदर है, कौन से प्रेशर के अंदर ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, फोर्थ बनाएंगे। फोर्थ कैसे बनाते? फोर्थ बनाएंगे 3 × 10⁻22, ये गिवन नंबर है। रेफरेंस नंबर क्या है हमारा 6.023 × 10⁻23। ये सॉल्व कर दिया, ये हमारा रेफरेंस नंबर आ जाना है और ये हमारे मोल भी आ जाने हैं। इसके ऊपर हमें थोड़ा प्रैक्टिस करना है और मेरी बुक में ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम दे रखे, 500 से ज़्यादा प्रॉब्लम दे रखे, तो एक बार तुम उसे सॉल्व करके देखना। जो ट्रिकी प्रॉब्लम है वो हम लिख रहे हैं यहाँ पे। अब ये वॉल्यूम के ऊपर एक बार आईआईटी में उसने ये सवाल पूछा, आईआईटी 2004 के अंदर उसने सवाल पूछा, फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 18 ml H2O at STP। पहले तुम्हें बता दे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मॉलिक्यूल अब तुम कहोगे ये कैसे फाइंड आउट हो सकता? ये फाइंड आउट करना बहुत ही आसान काम है। ऐड द एटॉमिक नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल यानी अगर हमें H2O में निकालने कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं पर मॉलिक्यूल, तो उसका आंसर होगा हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर कितने हैं 1, कितने हाइड्रोजन है 2, प्लस ऑक्सीजन में कितने हैं 8, सम टोटल इज 10। सो दिस पार्ट इज 10, दिस पार्ट इज कांस्टेंट। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स। अब ये देखो कि नंबर ऑफ मोल्स निकलेगा कैसे। यहाँ क्या दे रखा है 18 ml, सॉल्व करते 18 ml बाई 22400। अभी लास्ट टाइम तुम्हें कहा था ना एसटीपी लिखा होना चाहिए, यहाँ पे एसटीपी लिखा है, यानी ये फॉर्मूला वैलिड है। 18 ml बाई 22400 ml मल्टीप्लाइड बाई 6.023 × 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाई 10। ये क्या है नंबर ऑफ मोल्स, ये क्या है एवोगाड्रो नंबर, ये क्या है भाई, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मॉलिक्यूल। अब अगर तुम इसे सॉल्व करते हो तो जो आंसर आएगा वो गलत आंसर है। क्यों गलत है भाई? इसलिए गलत है क्योंकि एसटीपी के ऊपर में पानी लिक्विड होता है, गैस नहीं होता, और ये फॉर्मूला सिर्फ गैस के लिए वैलिड है। तो जानबूझ के तुम्हें ट्रैप में डालते 18 ml लिखा
बच्चा क्या सोचेगा, 22400 ml से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। एग्जाम प्रेशर में ये ध्यान से चला जाता कि यहाँ पे लिखा है एसटीपी, और पानी एसटीपी के ऊपर अगर गैस होता तो फिर हम पानी सूंघने के लिए मांगते, पीने के लिए नहीं मांगते। तो इसका आंसर कैसे बनेगा? बाकी स्टेप्स तो सही है, हमें नंबर ऑफ मोल्स एक बार फिर से निकालना पड़ेगा कि नंबर ऑफ मोल्स निकलना कैसे है। यहां पे हम गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट के फॉर्मूले का हेल्प लेंगे। अब कहोगे वेट तो गिवन नहीं है, वेट गिवन है ना, वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी इज वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। वॉल्यूम कितना है? 18 ml। पानी की डेंसिटी कितनी है? 1 ग्राम पर ml डिवाइडेड बाय 18, आंसर इज 1। सो व्हाट इज द कंप्लीट आंसर? कंप्लीट आंसर है 1 मोल मल्टीप्लाइड बाय 6.023 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय 10, सो इट इज 6.023 इंटू 10⁻24। तो ये तुम्हें बताया आईआईटी के प्रॉब्लम्स जब हम डील कर रहे होते तो हमें किन चीज़ों को लेके केयरफुल होना होता है। एक और भी प्रॉब्लम है, वो लिखने से पहले कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स बना लेते हैं, फिर उसे लिखते हैं। एक क्वेश्चन आते, द डेंसिटी ऑफ ए गैस The density of a gas at STP is 1.8 ग्राम पर लीटर। Find out the molecular weight of gas। कई बार लिखा होता है which of the following gas is given। तो कई बार हमें वेट नहीं निकालना होता है, गैस का नाम निकालना होता है, कौन सी गैस है। जैसे ऑप्शंस में लिख रखा होगा, इसी के फॉर्म में अगर हम लिखे फाइंड द गैस, ऑप्शंस में लिखा होगा CO2, NO2, CO, CH4। अब हमें ऐसा लगेगा कि जो पहला पार्ट है और जो दूसरा पार्ट है इनमें आपस में रिलेशनशिप क्या है, क्योंकि हम स्पेसिफाई कैसे कर सकते हैं कि वो CO2 है या NO2 है या CO है या CH4 है। इसके लिए हमें क्या करना होता है, हम सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करते हैं और फिर ये चेक कर लेते हैं उनमें से कौन सी गैस की मॉलिक्यूलर वेट इसके सबसे करीब है। तो हम वेट कैसे निकालेंगे? 1.8 ग्राम वेट है कितने का? 1 लीटर का। 1 लीटर इज इक्वल टू 1.8 ग्राम। एसटीपी पे हमने कितना ले रखा है वॉल्यूम? 22.4 लीटर। तो वेट कितना होना? ये अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा? 44 के आसपास, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। हम ये चेक कर लेते हैं इनमें से 44 किसका वेट आता है, और इसका वेट आ जाना है 44। तो ये आंसर है CO2। यहाँ पे एक इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट है जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बहुत ज़रूरी है। वो कॉन्सेप्ट एक बार देख लो। 1 मोल लिखा, इसका मास कितने के इक्विवेलेंट है? 1 मॉलिक्यूलर ऑब्लिक एटॉमिक ऑब्लिक आयनिक, ये मोल है। ये मास से के साथ हमने कोरिलेट करा तो इतना मास आ रहा। अगर हम मास नहीं जानना चाहते, हम वॉल्यूम जानना चाहते, तो फिर ये कितना होगा? 22400 ml एट STP फॉर गैस ओनली। और अगर हम नंबर के साथ कोरिलेट करना चाहे तो नंबर के साथ कोरिलेट करा तो इसका आंसर आएगा 6.023 इंटू 10⁻23
अब हम इसमें से किसी को भी कहीं भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने गैस सेलेक्ट करा 22400 ml, तो कोई भी गैस लिया जिसकी वॉल्यूम 22400 ml STP के ऊपर है, तो उसमें मोल कितने होने हैं 1, और उसमें वेट कितना होना है जितना उसका मॉलिक्यूलर वेट होगा, और उसमें एटम्स कितने होने हैं 6.023 इंटू 10⁻23। अगर ये गैस मोनो एटॉमिक है, अगर डाई एटॉमिक है तो फिर इसमें नंबर ऑफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखना है। कहीं से भी उठा लो, अगर हमने 1 मॉलिक्यूलर वेट उठाया तो 1 मॉलिक्यूलर वेट में मोल्स कितने होने हैं 1, उसमें नंबर कितने होने हैं 6.023 इंटू 10⁻23, और अगर वो गैस है तो उसका वॉल्यूम कितना होना 22400 एट STP। ये इंटरचेंज कर सकते हैं, कहीं से भी उठा लो। अगर हमने इतना नंबर ले रखा है तो ये उसकी वॉल्यूम है, अगर हमने ये नंबर ले रखा है तो ये उसका वेट है, अगर हमने ये नंबर ले रखा है तो ये उसमें मोल्स आ जाते हैं। और IIT के अंदर ऐसे कॉन्सेप्ट्स बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन है, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन प्रोडक्ट इफ हाइड्रोजन loses 10 mole of electrons. Hydrogen is inert partner. अभी ये IIT में ये कॉन्सेप्ट है, इसने 2 टॉपिक को कोरिलेट कर रखा है, मोल कॉन्सेप्ट और ऑक्सीडेशन नंबर, रेडॉक्स रिएक्शन। ये मल्टी कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम है और हमें इसका ध्यान रखना है कि ये चीज़ें सॉल्व कैसे करना। अब तुम ये सोच के फंस जाओगे कि हाइड्रोजन जब ऑक्सीडाइज होता है, क्योंकि कर क्या रहे हम यहाँ पे 10 मोल इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं। अगर हमने 10 मोल इलेक्ट्रॉन लूज करा तो क्या होता है ऑक्सीडेशन, 10 मोल इलेक्ट्रॉन लूज करा तो क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा। और अब तुम्हारे जहन में ये ख्याल आ सकता है कि ये तो शायद इनऑर्गेनिक का सवाल है, क्योंकि हाइड्रोजन अगर ऑक्सीडाइज होगा तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा। अगर हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट हमें याद करना होता तो ये प्रॉब्लम देने की जरूरत ही नहीं थी। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि हाइड्रोजन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, और ये है हाइड्रोजन का फॉर्मूला। अब हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है, बड़े सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं। उसने कहा 10 मोल इलेक्ट्रॉन लूज करो, ये ऑक्सीडाइज होते हैं और एक प्रोडक्ट बनता। तुम्हें बताना है उस प्रोडक्ट के अंदर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। ऐसा लगता है ये प्रॉब्लम सॉल्व करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर हम लॉजिक अप्लाई करें ये बहुत ही आसान काम है। कैसे, यहाँ देखो, उसने खुद ही कह रखा है कि हाइड्रोजन इनर्ट पार्टनर है, तो बच क्या गए 2 नाइट्रोजन। तो इन 2 नाइट्रोजन ने मिलकर कितने मोल इलेक्ट्रॉन लूज करे 10 मोल इलेक्ट्रॉन। इसे ऐसे लिखते हैं, अगर 2 नाइट्रोजन ने 10 मोल इलेक्ट्रॉन लूज करे तो एक ने कितना करा 5 मोल इलेक्ट्रॉन पर एटम, 5 मोल इलेक्ट्रॉन पर एटम। ठीक है। अब अगर इसने 5 मोल इलेक्ट्रॉन पर एटम लूज करा तो ऑक्सीडेशन नंबर कितनी बढ़नी है। सो ऑक्सीडेशन नंबर विल इंक्रीज बाय 5 यूनिट। हमें यह मालूम है 10 मोल इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर 5 यूनिट बढ़ जाना है। तो अगर हमें यह मालूम हो कि इनिशियली क्या था भाई, अगर हम N2H4 के अंदर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाले तो यह -2 आना है। -2 में 5 ऐड कर दो, क्या आंसर आया +3। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रोडक्ट NCl3 है या कोई और फॉर्म में है।
हमें सिर्फ इतना मालूम है कि जो भी नाइट्रोजन का प्रोडक्ट होगा उसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आना है +3। ये हमने आज तुम्हें बताया। आईआईटी के अंदर जो सवाल आते हैं बिल्कुल पहले चैप्टर्स के अंदर, वो भी सॉल्व करना मुश्किल हो जाता, क्योंकि आईआईटी जनरली मल्टी कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम्स पूछती है और उसे डील करने के लिए एक साउंड लॉजिक का होना बहुत ज़रूरी है। इनमें से जितने भी सवाल हम लोगों ने डील करे उनमें कहीं ना कहीं एक छोटी से एरर से हम पूरे गलत आंसर्स पे पहुंच सकते थे। आज यहाँ तक कि इसके बाद अगली क्लास में